हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का हमेशा की तरह समाधान आज भी करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े कानूनों के दुरुपयोग के बारे में आपको बताएंगे और इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको भी इससे जुड़ी कानूनी जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं। और आज के कंप्यूटर युग में दरअसल न्यायिक कार्रवाई में अन्य उद्देश्यों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भरता में काफी वृद्धि हुई है। ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल डिटेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को खास संदर्भ में अदालतें सबूत मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के कॉन्सेप्ट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 में संबंधित संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया है। आईटी अधिनियम की धारा 2(1)(t) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द का अर्थ है डेटा रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहित, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न डेटा। आईटी अधिनियम की धारा 4 सामान्य कागज आधारित रिकॉर्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और उपयोग को स्पष्ट रूप से मान्यता देती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की वैधता को समझने के लिए पारंपरिक साक्ष्य की तुलना में विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए अदालत में पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के डेटा की जांच और विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले तरीके की खास अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पीवी मामला है और ऐसे में आपको बता दें कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को केवल धारा 65(b) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही साबित किया जा सकता है। धारा 63 और 65 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए साइबर फॉरेंसिक को जरूरी माना गया है। साथ में विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेज के रूप में माना गया है। साक्ष्य अधिनियम को आईटी अधिनियम की धारा 92 के आधार पर संशोधित किया गया था और साक्ष्य शब्द को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल किया गया। दरअसल इस संशोधन से डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता को वैधता मिली। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े कानून के दुरुपयोग पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ आदित्य रंजन जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। आप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ी कानूनी सलाह अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। 7065013841 ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, आदित्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आदित्य जी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है, हमें तफसील से बताएं। देखिए, जो पहले डॉक्यूमेंट होता था उस टाइम पहले इलेक्ट्रॉनिक ने इस्तेमाल किए जाते थे। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के काफी इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो चैट हो, कुछ भी। तो अब जो है एविडेंस एक्ट की परिभाषा में डॉक्यूमेंट्स के परिभाषा में जो एविडेंस है उसमें एविडेंस के में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी एविडेंस में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी एक प्रकार के डॉक्यूमेंट। ये अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को उतना ही अच्छा माना गया है, उतना ही मजबूत माना गया है, उतना ही पुख्ता माना गया है जितना कोई और डॉक्यूमेंट होता है। यही अब 2000 में जो संशोधन हुआ था तो उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी उतना ही अच्छा है जितना कोई डॉक्यूमेंट होता है जी। और उसको भी हम लोग जो एज एन एविडेंस सबूत के तौर पे अपने केस को मजबूत करने के लिए उसको अदालत के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। जी,
आदित्य जी, क्या ये प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस, और अगर ये इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये भी समझाने की कोशिश करें। देखिए, प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो सेक्शन 62 में मेंशन है कि प्राइमरी एविडेंस वो होता है कि कोई भी चीज ओरिजिनल होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। जी 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 जी। तो उसी चीज की जब कॉपी दी जाती है तो सेकेंडरी एविडेंस होता है। लेकिन जो 65B है, जो धारा 65B है, उसमें जो अभी जजमेंट आया है, पहले भी अनवर वाली जो जजमेंट थी, अनवर वर्सेस बशीर जजमेंट थी, और अब जो आया है आपको अरविंद वर्सेस कैलाश जजमेंट जो आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो सेक्शन 65B है वो अपने आप में एक पूर्ण धारा है, और उसी में प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की बात की जाती है। तो जो 65B के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है वो प्राइमरी एविडेंस होती है, और उसको एज ए प्राइमरी एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है अदालत से। लेकिन अगर कोई जिस डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आपका डिवाइस होता है, मोबाइल फोन होता है, उसको आप रिकॉर्ड उसमें भी करते हैं, जब उसको आप प्रोड्यूस करते हैं तब तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन कई बार ऐसे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुआ, जैसे किसी पुलिस डिपार्टमेंट का या किसी सोसाइटी का या किसी दुकान में लगा हुआ सीसीटीवी या फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज ये अगर आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, तब वो प्राइमरी एविडेंस है। उसके साथ जो आदमी प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ विटनेस बॉक्स में जाकर के अपनी गवाही दे देंगे, तो प्राइमरी एविडेंस हो गया। लेकिन कई जगह ये पॉसिबल नहीं होता है, ये संभव नहीं होता है। जी, सुन पा रहे हैं जी। कई जगह ये संभव नहीं हो पाता है कि हम उस कंप्यूटर के डिवाइस को कोर्ट में ले जाते, कई कारणों से। तो वहाँ पे उसकी हम कॉपी बना लेते हैं, सीडी बना लेते हैं जी। और कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तब वो सेकेंडरी एविडेंस है। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस धारा 62 और 63 में मेंशन है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात होती है तो 65B अपने आप में कंप्लीट कोड है, और वो उसी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की बात होती है। जो ओरिजिनल हुआ वो प्राइमरी, और जो सीडी या कोई और कॉपी बना के देते हैं पेनड्राइव में, वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। जी, तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। आदित्य जी, ये भी समझाइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक मैसेजेस के बारे में भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। भरत इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर दिल्ली से फोन लाइन पर है। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरे को सवाल ये पूछना था कि ये मेरी वाइफ ने ना मेरे ऊपर ना देश का ना 2 साल बाद में घर आज एक व्यक्ति से था। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, और इनका सवाल भी दरअसल हमारे विषय से थोड़ा सा अलग था। बहरहाल एक बार फिर से विषय पर लौटते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक मैसेजेस इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 और आईटी एक्ट 2000 की धारा, ये कहा जा सकता है 2T के तहत वॉइस रिकॉर्डिंग और फेसबुक कन्वर्सेशन भी सबूत है। और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 के तहत इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या इसको प्रस्तुत किया जा सकता है इस विषय के अंतर्गत? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें आप 65B के तहत ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। 8 जो है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, उसमें भी आप मान सकते हैं कि कैसे कैसे कंडक्ट हुआ है, किस तरह कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो 65B है वो सभी चीज को ही हमारा वो डील कर लेता है, और जो वॉइस रिकॉर्डिंग है और फेसबुक मैसेजेस है उसको भी साक्ष्य के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है, और 65B में ही किया जा सकता है। दूसरी धारा की मदद की जरूरत भी नहीं है। जी, आदित्य जी, ईमेल की वैधता पर साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भरत जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरी वाइफ ने ना 2 साल बाद में अपने घर जाकर मेरे पे दहेज का केस का उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है थाने में जी। तो जिससे मेरे को मेंटली हरासमेंट हो रही है, और दूसरा मेरे माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं सर आप, अपना सवाल? मैडम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे से पहली एक FIR दर्ज हो चुकी है मेरे खिलाफ थाने में, ठीक है, उसके बाद में अपने घर पे जाकर 2 साल बाद में दहेज का केस डाला जा रहा है।
उसमें मेरे को थाने वाले अब मेरे को बुलाना ठीक है, चालू कर रहे हैं। ठीक है भरत हाँ जी। आदित्य जी, क्या सजेशन देंगे आप? ये तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड नहीं है, ये तो डॉरी की बात कर रहे बिल्कुल, हैं। थोड़ा और सा इनका विषय से केस- अलग है सर। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर केस किया है तो केस में प्रोसिक्यूशन होगा और उससे अपना लड़ेंगे ये केस। इसलिए कर दिया तो कर दिया, FIR किया है तो अपने आप को इनको बचाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बचाव करना होगा और उसके लिए आपको भी मजबूती के साथ इस केस को लड़ना होगा। आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, उसके बारे में आप तफसील से चर्चा कर रहे हैं। आदित्य रंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं सर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम जी सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि 498 के अंतर्गत में क्या सामने वाले प्रार्थना के ऊपर दहेज देने के अंतर्गत में केस कर सकते हैं क्या? एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए सर। मेरा एक्चुअली मैं यूट्यूब चैनल में देखकर मेरा देखा सब देखा है, दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत में है। मेरी पत्नी ने मुझ पर दहेज प्रताड़ना का केस किया है, तो क्या मैं कॉन्टेंट में दहेज देने के संदर्भ में केस कर सकता हूँ क्या? जी, इनका सवाल भी थोड़ा सा विषय से हटकर है। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है, क्या करें? आदित्य जी, थोड़ा सा विषय से हटकर। इनकी आवाज कट के आ रही थी। मैंने दहेज सुना कि प्रताड़ना का इन पर आरोप लगा है सर, और केस फाइल है। ये क्या करें आप? किस तरह से आप इनको सजेशन देंगे? जब दहेज प्रताड़ना का केस है तो इनको कोर्ट में जाके अपने आप को बचाव करना होगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं ये। सबूत पेश करना होगा कि इन्होंने दहेज प्रताड़ना वाला काम नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन जो है वो केस प्रूव करेगी इनके खिलाफ, और इनको अपने आप को बचाना है, एविडेंस देना होगा, गवाही देनी होगी इनको कि इन्होंने कभी दहेज नहीं मांगा है, दहेज कभी नहीं चली। चलिए, तो आपको अपने आप को सही साबित करना होगा और ये कोर्ट के अंदर आपको करना पड़ेगा। आदित्य जी, अब विषय पे एक बार फिर से लौटते हैं क्योंकि विषय आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि ईमेल की वैधता पर साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? देखिए, ईमेल जो है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और वो भी 65B के तहत आपको प्रूव कर सकते हैं। ईमेल उतना ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जितना और डॉक्यूमेंट होता है। हाँ, बस इसमें यही है। ठीक है। हार्ड डिस्क जो एक बार लिखी जाती है या किसी परिवर्तन के अधीन होती है, वह स्वयं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऐसा अदालती फैसले में सामने आया है। इसे आप समझाइए थोड़ा सा। हार्ड डिस्क जो होती है वो अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस है। हार्ड डिस्क वो उसको आप साक्ष्य के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की जो कॉपी होती है उसको सेकेंडरी एविडेंस से प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में चेंजेस किया जाता है, क्योंकि जब भी आप धारा प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें ये होना चाहिए कि वो जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया वो टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो भी आदमी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी एविडेंस की तहत, तो वो डॉक्यूमेंट दे देगा। सेकेंडरी एविडेंस की तरफ से अगर देगा तो एक सर्टिफिकेट दे देगा। अगर जो अपोजिट पार्टी है, विरोधी पार्टी है, जो विरोधी दल है, जो वादी प्रतिवादी जोड़ती है, उनको अगर लगता है कि किसी प्रकार का टेम्पर किया गया है तो उसका वो फॉरेंसिक जांच करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, साक्ष्य को प्रूव करने का जो इसमें बर्डन होता है, एक बार हम सर्टिफिकेट दे देते हैं तो दूसरे पर शिफ्ट कर जाता है। जी, तो आदित्य जी, जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजेश जैन जी छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोर्ट में मान्य है कि नहीं? तो मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोर्ट में मान्य है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोर्ट में बिल्कुल अच्छी तरीके से मान्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी और साक्ष्य की वैल्यू है। ठीक है। मोबाइल रिकॉर्डिंग ये पूछ रहे थे, हाँ उसको माना जाता है मोबाइल रिकॉर्डिंग। उसमें टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर मान लीजिए 3 मिनट का है तो 3 मिनट को एडिट करके आप 2 मिनट में नहीं ला सकते, तो पूरा उसको डालिए। अगर 2 मिनट का भी है अगर आप दे रहे हैं तो वो फॉरेंसिक से जांच से पता लगेगा
उसमें कुछ इंटरपोलेशन मैंने कुछ अलग छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। जी 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 जी। छेड़छाड़ अगर हो जाएगा तब कोर्ट नहीं मानेगी, अगर ओरिजिनल है तब उसको कोर्ट मानेगी। जी चलिए आदित्य रंजन जी, आपने बहुत तफसील से इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी, हमें भी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार जी। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के बारे में आज हमने जानकारी ली है और अपने दर्शकों को भी इससे रूबरू करवाया है कि अगर इस तरह के किसी भी तरह के आप केसेस में फंसे हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आपके पास है तो किस तरह से आप कानून की सहायता ले सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।